नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां हो रहे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 14 देशों के प्रतिनिधियों के बीच कहा कि इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर भारत बेहद सजग है और भारत अपनी भूमिका को पूरी तरह समझकर उस पर लगातार काम कर रहा है। इसका गठन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का कल शाम शानदार राजकीय स्वागत हुआ। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया। वहां सूर्यास्त के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस का यह देश रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। पिछले कुछ वक्त में चीन ने यहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भी की है। इस लिहाज से भी भारत और पापुआ न्यू गिनी के मजबूत होते रिश्तों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है। A friend in need is friend indeed। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी ने इस उनके विजिट पर एक पूरी रिपोर्ट भेजी है। आइए वो देखते हैं। जी देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाया जिसमें उन्होंने इन देशों से कहा कि वो बड़े देश हैं और उनकी अहमियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के तौर पर भारत को अपना भरोसेमंद पार्टनर मानने को भी इन देशों को कहा। जो जेम्स मरापे हैं, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री का पैर छूकर अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, उन्होंने जब आज अपना संबोधन दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक ग्लोबल वॉइस हैं उन देशों के लिए जहाँ पर विकास की बयार जो है अभी तक आई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से G7 हो उसमें आपने ग्लोबल साउथ की बात की, जिस तरीके से आप G20 में एक आत्मसात करके चलने की कोशिश कर रहे हैं उन देशों को जहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जहां की इकोनॉमी कमजोर है, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। तो काफ़ी जो इनके सुर थे वो काफ़ी ही एक सम्मान वाले थे और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ये जो छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, वहाँ पर कई तरह के डोमिनेंस का इनको सामना करना पड़ता है। खासतौर पे अगर चीन की बात करें तो इस पूरे इलाके में वो अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों के साथ अलग तरीके से पेश आता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे पहुंचना, जो कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया है, एक अलग महत्व रखता है। और इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए इस समिट में साफ तौर पर बातें की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरह से कॉपरेशन भारत से मिल रहा है वो काफी जो एक प्रोत्साहन देने वाला है। तो एक ऐसे मौके पर इस क्षेत्र का दौरा जो है वो काफी अहमियत रखता है। जब एक तरफ क्वाड की मीटिंग हुई है अभी हिरोशिमा में और बाकी दूसरे मुद्दों के साथ, आपसी सहयोग के दूसरे मुद्दों के साथ साथ इस इलाके में जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको स्थापित करने की बात है, इंटरनेशनल रूल स्थापित करने की बात है, उन्मुक्त रखने की बात है। तो उस क्वाड के मकसद को पूरा करने के लिए इन छोटे छोटे देशों का साथ भी जरूरी है और यही एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी अहमियत रखता है। और एक ये भी बात है कि क्योंकि ये देश जो है, ऐसे छोटे देश जो हैं उनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है, जैसा कि वैक्सीन के तौर पे भारत ने काफी मदद की। तो ऐसे देश जो हैं बड़े देशों की तरफ देखते हैं उम्मीद की निगाह से। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी मेजबानी की है संयुक्त रूप से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ, तो तमाम जो देश हैं उनका यही जो एक तात्पर्य है कि भारत जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकता है वो करे। उम्मीद की निगाह से वो भारत की तरफ
तरफ देख रहे हैं तो एक काफ़ी अहम ये दौरा, उसका एक अहम पड़ाव, और इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत भी की जो जेम्स मरापे हैं उनके साथ, और आपसी सहयोग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। पीएम मोदी के पैर छूकर स्वागत करने वाले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर हैं। उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पैर छूकर किया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे तीसरी बार संसद के लिए चुने गए हैं। 2019 में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। उनके पक्ष में 101 वोट मिले, जबकि विरोध में खड़े सर मेकरी मोराउटा को सिर्फ 8 वोट मिले थे। जेम्स मरापे 53 साल के हैं। मरापे ने 1993 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। साल 2000 में एनवायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हुए और फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कुछ साल नौकरी की और फिर राजनीति में आ गए। जेम्स मरापे पापुआ और न्यू गिनी यूनियन पार्टी के नेता हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 2007 में वित्त मंत्री बने थे और फिर शिक्षा मंत्री भी बने। जेम्स मरापे ने अपने देश में सड़क, बिजली, बैंक और स्कूलों को लेकर काफी काम किया है। और इस खबर से आगे बढ़ते हैं। पुख्ता सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक आज से शुरू हो रही है। भारत ने बैठक से पहले अपना रुख साफ करते हुए कहा कि यहां आकर लोग देखेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। आपको बता दें कि आतंकी साजिश के अलर्ट के बाद सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। श्रीनगर में हो रही बैठक में 60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। G20 की टूरिज्म डेलीगेट वर्किंग ग्रुप की बैठक में पूरे क्षेत्र के सतत विकास को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है जो हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने भेजी है। आइए वो देखते हैं। G20 का ये जो इवेंट है ये पहली बार हो रहा है कि कश्मीर घाटी में खास तौर पे धारा 370 को खत्म करने के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। पूरे मुल्क में अभी तक 118 इवेंट ऐसे हुए हैं, लेकिन किसी को याद नहीं कहाँ क्या हुआ। टूरिज्म के जो रिलेटेड 2 इवेंट पहले हुई हैं, 2 मीटिंग्स हुई हैं। ये तीसरी मीटिंग है G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, लेकिन 2 मीटिंग किसी को मालूम नहीं कहाँ हुई। एक रन ऑफ कच्छ में हुई, दूसरा सिलीगुड़ी में हुई, लेकिन कोई मीडिया अटेंशन नहीं। लेकिन कश्मीर में जब ये हो रही है तो बहुत ही ज्यादा मीडिया अटेंशन है। 2 कारण हैं। एक की जो दुनिया की नजरें लगी होती हैं यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि धारा 370 को हटाने के बाद हो रहा है। तीसरी बात यह पाकिस्तान ने पहले इस पे एतराज जताया गो कि पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। उसके बाद चाइना ने उसकी मुखालफत की, कहा कि बाइकाट करूंगा, और इस तरह जो उनके मुताबिक डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें इस तरह की मीटिंग नहीं होनी है चाहिए। भारत ने इस तरह की बात को बिल्कुल रद्द किया है, कहा कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अटूट अंग है और उस पर कोई भी मीटिंग हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, क्योंकि मिलिटेंटों की तरफ से जो थ्रेट की जो बातें हो रही है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट्स मिले हैं कि इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिहाज से एक जो सुरक्षा की ब्लैंकेट काफी ही मजबूत रखी गई है। कुल मिला के मैसेज जो है कि कश्मीर एक तरह से पीसफुल है, एक तरह से यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं और आने भी चाहिए। कल जो G20 के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जो डेलीगेट्स आए हैं जो दूसरी पहली मीटिंग्स में नहीं थे और श्रीनगर की मीटिंग में, इसके बावजूद भी चाइना ने इसका बाइकआउट किया, तुर्की ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सऊदी अरब ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में डेलीगेट्स आ रहे हैं। न सिर्फ G20 से बल्कि जो स्पेशल इन्वाइटेड कंट्रीज हैं उनको भी जिसमें आ रहे हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मीडिया की बड़ी तादाद इसको कवर कर रही है। तो श्रीनगर का इवेंट जो है काफी महत्वपूर्ण बन गया है। वो कि ये 118 इवेंट्स ऐसे हुए हैं वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स, शायद किसी मिनिस्ट्रियल ग्रुप मीटिंग की भी इतनी पे चर्चा नहीं हुआ जितना इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पे चर्चा हो रहा है। जैसे टूरिज्म रिलेटेड ये तीसरी वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। उसके बाद गोवा में मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग
हो जाएगी, ताकि जो भी इस पे चर्चा हुई उस पे निर्णय ले जाएंगे, फैसले लिया जाएंगे गवाह की मीटिंग है। लेकिन शायद ही गवाह की मीटिंग को इतनी पब्लिसिटी मिल जाएगी जितनी श्रीनगर की मीटिंग को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया। आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही थी कि बैंक में फॉर्म भरना होगा, लेकिन एसबीआई ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करना होगा, ना ही नोट बदलवाने के लिए पहचान पत्र की जरूरत होगी। बैंक में नहीं भरना होगा कोई स्लिप या फॉर्म, नोट बदलने के लिए नहीं देना होगा कोई पहचान पत्र। बैंकों में आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र ले जाने की मजबूरी और जरूरत नहीं है। एक बार में लेकिन आप 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे नोट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपनी सभी शाखाओं को निर्देश, सोशल मीडिया पर फैल रहे तरह तरह के भ्रम पर विराम लगाया। तो 2000 के नोट बदलने के लिए आप कल से बैंक में जा सकते हैं। दरअसल जिन लोगों के पास ज्यादा संख्या में नोट हैं, उन्हें डर है कि बैंक में इन नोटों को जमा करने पर इनकम टैक्स देना होगा, ज्यादा कैश पर पूछताछ भी हो सकती है। इसलिए इन नोटों को खपाने के लिए लोग आभूषणों में भी पैसे खर्च कर रहे हैं। देखिए तनिष्क की ये रिपोर्ट। 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से निकलने के नोटिफिकेशन के बाद आभूषणों की कीमतों में थोड़ी सी बढ़त हो गई है। शायद इसलिए क्योंकि लोग उस नोट का इस्तेमाल आभूषण खरीदने में करना चाह रहे हैं। ज्वेलरी मार्केट में इस हलचल के ऊपर हमसे बात करी विजय खन्ना जी ने। सर, सबसे पहले आप ये बताना चाहेंगे कि कितना अमाउंट का कैश पे ज्वेलरी लेना अलाउड है, कितने पे केवाईसी चाहिए होती है, क्या वो एक सर्टेन लिमिटेशंस क्या है कैश पे लेने पे ज्वेलरी? एज पर गवर्नमेंट की जो हमारे को कंडीशंस हैं कि 50,000 रुपये के ऊपर हम केवाईसी लेते हैं और 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड, और उसके ऊपर जो भी है आइदर आरटीजीएस और आइदर कोई भी बैंक का या कोई भी कार्ड हम लेते हैं। अभी जैसे फ्राइडे को अनाउंस हुई थी और आज संडे है, क्या इस बीच में थोड़े से इन्फ्लक्स ऑफ कस्टमर्स ऐसे आए हैं? भले ही आपने मना कर दिया उनको कि नहीं हम नहीं दे सकते, वो एक अलग चीज़ है, बट क्या ऐसे इंक्वायरीज आपके पास आई हैं ज्वेलरी की 2000 रुपए के नोट को लेकर? कुछ लोगों को मुझे लगता है कि बहुत घबराहट है कि ये नोटबंदी की तरह ये हमारे नोट रह जाएंगे, लेकिन सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये डिमिनिशन चलती रहेगी। लेकिन लोगों को इस तरह घबराहट नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल लोग अभी इतने कॉन्शियस हैं कि कोई भी 2000 से ऊपर की कोई बाइंग नहीं कर रहा है। अच्छा, तो जो इस तरीके कस्टमर है, जो आपने बोला कि 49,000 से नीचे जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आपको लगता है क्या इस पे इंक्रीज हुआ है और आने वाले टाइम में हो सकता है मंडे से जब से मार्केट वापस रीओपन हो? अभी देखिए 1 हफ्ते में सारी ये पिक्चर क्लियर होगी कि लोगों में कितनी घबराहट है, क्या वो सोना खरीदना चाहते हैं या बैंक में जिसने जमा कराना है, या उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं हमारी भी ट्रेड में जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जिसको आप नंबर 2 का या ब्लैक की मनी कहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको सोना किसी भी भाव में मिल रहा है वो ले ले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको नहीं लेना चाहिए, कि वो जो सोना लेंगे वो बैंक का सोना नहीं होगा, जो स्मगल गोल्ड होगा, और स्मगल गोल्ड को उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं उनसे राय नहीं दूंगा कि वो ऐसा सोना खरीदे। क्या अमेरिका में मंदी आ सकती है, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। वहां शेयर बाजार में गिरावट दिखी है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है कर्ज लेने की सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी है। आखिर क्या होगा अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली? देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका में मंदी की आहट बढ़ती जा रही है। इस आशंका की कड़ी में सबसे ताजा घटना शुक्रवार को देखने को मिली, जब अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई। गिरावट की वजह उस बातचीत में ब्रेक लगने को माना जा रहा है जो अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच चल रही थी। ये बातचीत अमेरिका के उधार या कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर है। अगर रिपब्लिकन व्हाइट हाउस द्वारा कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं देते, तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग संभवतः सरकार के सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए जरूरी खर्चे नहीं जुटा पाएगा।
यानी डिफॉल्ट की स्थिति बन सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने पिछले हफ्ते कांग्रेस के नेताओं को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी थी, अगर कांग्रेस उधार लेने की सीमा बढ़ाने में विफल रहती है तो देश को 1 जून की शुरुआत में अपने ऋण दायित्वों पर डिफॉल्ट यानी चूक का सामना करना पड़ सकता है। 2001 के बाद से अमेरिकी सरकार का बजट घाटा हर साल लगभग $1 ट्रिलियन है। 2016 के बाद से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कर्ज पर ब्याज के खर्चे काफी बढ़ गए हैं और उसके मुकाबले आमदनी यानी संघीय राजस्व नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका करों और आय के अन्य स्रोतों से प्राप्त धन की तुलना में काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए और सरकार के भुगतानों को बनाए रखने के लिए और अधिक उधार लेने की आवश्यकता है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिकी सरकार ने ऋण दायित्वों पर डिफॉल्ट यानी चूक किया तो उसके दूरगामी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष का उत्साह बढ़ा है। 2024 के लिए कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर दिल्ली में। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम पर चर्चा करेंगे। कल नीतीश और तेजस्वी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर विपक्षी एकता पर विस्तार से चर्चा की थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास में यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वहीं दिल्ली को लेकर जारी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को नीतीश का समर्थन मिला। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए तमाम विपक्षी दलों से अपील की कि वह राज्यसभा में इस अध्यादेश को पास न होने दें। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए सबको एक साथ आना जरूरी है। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। बीजेपी ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया है। दिल्ली के बीजेपी के 7 सांसदों ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में है, बेल तक नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का साथ आना इस दिल्ली और देश के लोगों को देखना चाहिए
कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाना, और देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी ये होने नहीं देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री 23 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिलेंगे। लेकिन असल दिक्कत यह है कि क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीआरएस या ममता के साथ खुलकर खड़ी होगी? अगर नहीं तो विपक्ष की सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। अध्यादेश के बहाने एक बार फिर से विपक्षी नेताओं में मेल मिलाप की शुरुआत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अब मेल मिलाप से नहीं बल्कि ठोस पहल की जरूरत है। नहीं तो ये सारी मशक्कत 4 दिन चले 2.5 कोस के बराबर रह जाएगी। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुहिम शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का विपक्ष का साथ जुटाने के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल मिलने वाले हैं। 23 मई को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। वहीं 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे और 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से बात करेंगे। पहलवानों के मामले में खाप पंचायत के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो। इससे पहले सर्व खाप पंचायत ने फैसला किया कि 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत होगी। उसमें फैसले के पीछे सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन खड़े होंगे। सर्व खाप पंचायत की मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट करवाया जाए। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। बेंगलुरु के एक सबवे में कार फंस गई। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से एक लड़की की मौत हो गई। सीएम सिद्धरमैया भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने मृतक लड़की के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में लू चलने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कई जगहों पर कल तापमान 45 डिग्री पार कर गया। दिल्ली के नजफगढ़ में 46.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लोगों को सलाह दी गई है कि अगर दोपहर के वक्त बेहद जरूरी काम ना हो तो घर या दफ्तर से बाहर ना निकलें। लू से बचने के लिए पानी और रसदार फलों का सेवन बढ़ा दें और खाली पेट घर से तो बिल्कुल भी ना जाए। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कल रात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 381 हज यात्री हैं। दिल्ली से 22,000 से ज्यादा हज करने के लिए यात्री रवाना होंगे। इस बार हज के लिए कुल 1,40,000 यात्रियों को रैंडम डिजिटल सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए चुना गया। प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नेतृत्व में और सऊदी सरकार के साथ बातचीत कर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतरीन काम किया और उसमें चाहे उनको फ्रिज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ भेजने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की जगह पर अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लोग लगे रहे, उनके लोग वहां रहेंगे। उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस आदि का प्रबंधन किया गया है और साथ ही एक्सरसाइजेस का भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि 8 मील के आसपास इनको चलना होता है, तो कोई दिक्कत ना हो इस वजह से सब लोग साथ रहेंगे। इस बार 4,314 से ऊपर महिलाएं बिना मेहरम के जाने की तैयारी में हैं और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। गुड मॉर्निंग इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि 5 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखाना चाहते हैं उसमें आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कि कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने छुए प्रधानमंत्री मोदी के पैर। नंबर 2 पर, नोट बदलने के लिए फॉर्म पहचान पत्र की जरूरत नहीं। कश्मीर से खबर, पुख्ता सुरक्षा के बीच G20 की बैठक। नंबर 4 पर, दिल्ली एनसीआर, प्रचंड गर्मी हीट वेव का अलर्ट।
और आखिर में नंबर 5 पर टी20 लीग, विराट के शतक पर भारी पड़े गिल।